जोहार, नमस्कार दर्शकों। हमारे इस कार्यक्रम में आपको बहुत सारे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला है, जिसमें कि अलग अलग व्यवसाय के, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग विशेषता के लोग रहे हैं। हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जो जैसे पहले होते थे ना कि एक ही आदमी वैज्ञानिक भी है, चिंतक भी है, विचारक भी है, साहित्यकार भी है। तो हम ऐसे ही शख्सियत से आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं जो कि प्रारंभिक दौर में कहें तो विज्ञान की अच्छी पढ़ाई की IIT से, इसके बाद में प्रबंधन की पढ़ाई की, फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए और इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स में विशेषता हासिल की और आजकल अमेरिका में बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। आपका शायद अंदाज़ा हो गया है क्योंकि बिहार झारखंड में जाना माना नाम है। मैं स्वागत करता हूं स्टूडियो में शिवेंदु जी का। शिवेंदु जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम आगे तो बात करेंगे आपके पूरे अलग अलग समय में जो अनुभव रहे उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके उस दौर में जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे तब आपने क्या सोचा था, कैसे पढ़ाई की, उसके बारे में बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये शुभ अवसर मिला आप सब लोगों से बातचीत करने का। मेरी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में कानपुर ज़िले में हुई और मैंने वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल किया वहाँ से, फिर इंटरमीडिएट भी वहीं कानपुर में ही किया PNSD कॉलेज से। उसके पहले एक रामकृष्ण मिशन में मेरी हाई स्कूल तक की शिक्षा हुई और फिर कानपुर में ही मुझे सौभाग्य मिला IIT में जाने का। वहीं से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की। अब जहाँ तक उस समय की सोच थी, जब मैं हाई स्कूल में था उस समय मुझे ये ज़रूर था कि मुझे एक सफल इंसान बनना है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ कोई बहुत लगाव या कि यही मुझे करना है, ऐसी बात नहीं थी। और ना ही इंजीनियरिंग के प्रति थी। एक ही चीज़ थी कि मुझे सफल बनना है। और मैं IIT कानपुर में जब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, उस समय भी मुझे ये लगता था कि नहीं, मुझे सफल बनना है, कैसे भी करना है। लेकिन मैं एक मध्यम वर्गीय, मेरे पिताजी कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें प्लांट पैथोलॉजी में प्राध्यापक थे। उस समय एस्पिरेशन ज़रूर था मेरे सब परिवार में, मेरे परिवेश में कि IAS एक बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है। मुझे पता नहीं था इसमें लोग करते क्या हैं IAS बन करके। केवल ये था कि नहीं, इसमें DM बनते हैं और बहुत उनका समाज में एक इज़्ज़त होती है। लेकिन उसके बियॉन्ड मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या करना है, और ना ही उस समय मैं ये सोचता था कि नहीं, मुझे IAS ही बनना है। मैं थोड़ा सा एक यहाँ जानना चाहूँगा कि आपने रामकृष्ण मिशन के स्कूल में पढ़ाई की, वहाँ का माहौल और परिवेश कुछ दूसरा होता है। आपको ऐसा लगता है जब आप पीछे देखते हैं कि वहाँ के परिवेश का भी आपके जीवन पर कहीं कुछ असर पड़ा? ज़रूर। मैं रामकृष्ण मिशन कानपुर में उसमें एक थोड़ा सा अलग टाइप का स्कूल माना जाता था और बहुत बड़ा स्कूल नहीं था। हमारे स्कूल में कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ करीब 700 स्टूडेंट्स थे और डिसिप्लिन पे काफ़ी ध्यान रहता था। हम लोगों के विवेकानंद पे तरह तरह के लेक्चर्स होते थे, कुछ कार्यक्रम होते थे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के सामने ही रामकृष्ण आश्रम भी था, तो उसके कार्यक्रम होते थे। तो उस सब का असर एक तरह से सोच पर ज़रूर पड़ा है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन में एक बहुत ही जो शिक्षा हम लोगों को हाई स्कूल तक मिलती थी, उसका भी बहुत अच्छा स्तर था और उसका भी मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। एक तरह से डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करने का, अच्छी सोच रखने का। मैं फिर एक बार आपके स्कूल के दिनों की बात चर्चा करना चाहूँगा कि विवेकानंद की बहुत सारी बातें और जो रामकृष्ण मिशन का एक माहौल था, स्कूल के दिनों का एक फॉर्मेटिव होता है असर। तो आपको लगता है कि सिर्फ जीवन जीने के तरीके में ही नहीं, पूरी सोच में
आप कहीं भी काम करते रहे, लेकिन उस समय जो एक सोच आपके दिल में बनाई गई होती है उसका असर होता है। तो क्या आपने ये भी महसूस किया? मुझे लगता है कि किसी न किसी स्तर पर उसका एक प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है, मेरी सोच पर, मेरे चीज़ों को देखने के तरीके पर, ना ही केवल बाहरी चीज़ों को बल्कि अपने अंदर भी देखने की जो बात है, उसमें एक विवेकानंद के बारे में जितना कुछ भी मैं अभी भी समझता हूँ तब भी समझता था कि व्यक्ति को स्वयं को बनाना होता है। हम ही अपने कर्ता धर्ता हैं और अपनी शक्ति, अपनी सोच, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक किसी स्तर पर बात मेरे पूरे जीवन में मुझको प्रभावित करती है। लेकिन ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये विवेकानंद जी ने कहा इसलिए है, लेकिन चूंकि आप मुझसे आज पूछ रहे हैं जी, तो आप चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि कि ये बात कहीं से जाने अनजाने वो कहीं न कहीं जाने अनजाने में उसका एक प्रभाव है। हम आगे बढ़ते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर का माहौल, शैक्षणिक और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आपको क्या अलग लगता है कि वहाँ आपने क्या ख़ास सीखा? आपके सोचने के, काम करने के, अपने को तैयार करने के तरीके में आप वहाँ की क्या देन मानते हैं? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा एक डिफरेंस था आईआईटी कानपुर के माहौल में और जो मैं बाकी जगह में और जो मेरे मित्र दूसरी जगह में भी गए, मुझे लगता है कि दो स्तर पर बहुत बड़े अंतर थे। एक तो जो हमारा कोहॉर्ट था, जो और साथ में लोग थे जो कि आईआईटी में मेरे सहपाठी थे, मुझसे सीनियर थे, या पूरा वातावरण जो पूरा वातावरण था एक तरह से सहपाठियों का, और जो लोग मेरे साथ कॉलेज में थे, वो सभी लोग बहुत एक तरह से बौद्धिक स्तर पर भी बहुत सारे लोग और बहुत तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ में लोगों की थिंकिंग, लोगों ने जो पढ़ाई की थी, तरह तरह के साहित्य की पढ़ाई, उनकी सोच, वो एक बहुत बड़ा अंतर मुझे लगता था दूसरी जगहों से। मैं यहाँ अपनी सोच शब्द का इस्तेमाल किया। मैं जानना चाहूँगा कि क्या आम जो वहाँ के विद्यार्थी थे उनके सोच का स्तर, भविष्य की ओर देखने का स्तर, समाज में लोगों से संपर्क करने के बारे में जो सोच थी, उस सोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत मायने रखता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आईआईटी कानपुर में उस समय, मैं ये बात कर रहा हूँ आज से 30-35 साल पहले की, मुझे नहीं पता कि आज के दिनों में क्या सोच है। वैसे हैं मेरे बहुत सारे मित्र जो नए वर्षों में भी, बाद के वर्षों में वहाँ से ग्रेजुएट किए हैं, लेकिन हमारे समय में मुख्यतः लोगों में ये था कि हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से सफलता पानी है। अपनी एक पर्सनल सक्सेस उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती थी, और एक पूरी सोच में था कि अगर हम लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छे कोई एक इनोवेशन करते हैं, अच्छी बात करते हैं, उसी का एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आईआईटी कानपुर में उस समय ये माहौल नहीं था कि नहीं, हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि लोगों में सोशल कॉन्शियसनेस नहीं थी या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी या देश के लिए कुछ करने की बात नहीं थी, लेकिन वहाँ की सोच में जो मुझे एक चीज़ लगती थी कि, और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी से अलग है, वो ये है कि अगर हमको देश के लिए कुछ करना है तो उसका रास्ता हमारे माध्यम से है। अगर हम अच्छा करेंगे, हम अपने जीवन में जिस किसी भी जगह पे हैं वहाँ पे अच्छा करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा फल देश को, समाज को, हमारे परिवार को मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि एक साधारण स्तर वहाँ के लोगों का जो था, वो एक्सेलेंस के प्रति बहुत ज़्यादा इज्जत थी, और उसमें सबसे पहले चाहते थे कि वो हासिल हो, तभी कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्सेलेंस पे वहाँ के कल्चर में बहुत शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं था। शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं था, और एक कंफ्यूज्ड थिंकिंग का भी कोई तरीका नहीं था कि अगर हम रात दिन गप कर रहे हैं या हम रात दिन पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं और अखबार लेकर के पूरा दिन बिता दिया तो हम समाज से जुड़ गए, ये बात नहीं थी। मतलब आप कहेंगे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव परफेक्शन। यस, उसमें कहीं कोई इफ यू ट्राई टू बिकम परफेक्ट, यू आर एक्सलेंट, यू आर डूइंग द बेस्ट दैट यू कैन,
अपनी क्षमता को सबसे आगे बढ़ाना, यही रास्ता है समाज को, देश को बढ़ाने का। इस तरह की सोच। अब हम चलते हैं अहमदाबाद जी। ये एक ऐसे माहौल से पढ़ने के बाद जब आप IIM अहमदाबाद गए तो एक वैज्ञानिक पढ़ाई के बाद वहाँ का माहौल कुछ दूसरा सा रहा होगा। जी हाँ, वहाँ का माहौल काफ़ी अलग था। एक तो सबसे बड़ा जो मुझे पहले ही मैं समझता हूँ कि IIM अहमदाबाद में पहुँचने के पहले दिन ही मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में केवल इंजीनियर ही नहीं विद्वान होते हैं, बहुत सारे लोग जो, क्योंकि IIM उस समय मुझे अभी भी मैं समझता हूँ वैसी बात है, लेकिन उस समय आज से करीब 30-35 साल पहले की बात है। उस समय IIM में सभी बैकग्राउंड के लोग आते थे। हम लोगों के बैच में करीब मैं समझता हूँ 40% लोग इंजीनियरिंग के रहे होंगे, करीब 15-20% लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से, हिस्ट्री बैकग्राउंड, साइकोलॉजी मेजर्स वो लोग रहे होंगे, कुछ लोग साइंस, प्योर साइंस बैकग्राउंड से, कुछ लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो वहाँ पे मुझे ये सबसे पहले एहसास हुआ कि नहीं, केवल वैज्ञानिक पढ़ाई करना ही एक्सीलेंस का रास्ता नहीं है। ये समहाउ हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में जब मैं पढ़ रहा था तो ये बात थी कि अगर साइंस नहीं पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप अच्छे नहीं हैं, या यही एकमात्र रास्ता है सक्सेस का और एक्सीलेंस पाने का। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी सोच या मेरी ये समझ शायद अधूरी थी। गलत तो नहीं थी, लेकिन अधूरी थी, और भी रास्ते हैं। तो एक तो उसका ये भी प्रभाव था कि जो विचारधारा है या जो हम लोगों के ग्रुप डिस्कशंस हैं, जो पढ़ाई करने का तरीका है, उसमें भी बहुत परिवर्तन आया। IIT की पढ़ाई बहुत फोकस थी लेक्चर्स पे, टेक्स्ट बुक्स पे, और डिस्कशन का उसमें बहुत कम गुंजाइश थी। टेक्स्ट बुक है, वैज्ञानिक है, आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है, थियरम सॉल्व करनी है, रिसर्च करनी है। IIM में माहौल में बहुत सारी चीज़ें आ गई, डिस्कशन, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि IIM अहमदाबाद में आपके सोच को विकसित करने के लिए वो सारे कुछ किए जाते हैं ताकि आपकी सोच ही विकसित हो, और दूसरे सोच विकसित हो और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली विकसित हो। क्योंकि आप IIM अहमदाबाद का तो उद्देश्य ही है मैनेजर बनाना, और एज ए मैनेजर आप केवल एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को नहीं डील करेंगे, आपको और सब तरह के लिए आप फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं, आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। तो एक तरह से IIM अहमदाबाद की पढ़ाई का और पूरा जो वहाँ का एक स्ट्रक्चर था, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच कि हमारा रोल इस पूरी व्यवस्था में क्या है, वो था। इट वॉज नॉट एन इंजीनियरिंग अप्रोच, इट वॉज मोर लुकिंग एट योर सामाजिक ढंग से वहाँ सोच थी। एक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में सब तरह की चीज़ें हैं, उसमें आपको इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, उसको आगे। तो मुझे लगता है कि वो एक मेरी सोच में बाद में भी, उसके बाद में भी जब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपके सिविल सर्विसेज में आने के कारण कहीं अहमदाबाद की यात्रा तो नहीं थी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अहमदाबाद की यात्रा मूल कारण था, लेकिन आप मुझे असर किया उसने। यस, उसने बहुत असर किया। मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने IIM अहमदाबाद में सीखा, या जैसे IIM अहमदाबाद में एक लोग कहते थे कि वी डोंट टीच यू एनीथिंग, वी टीच यू टू लर्न थिंग्स। कि बाद में ये एक जो चीज़ है, जिस माहौल में आप जाएं उससे कैसे सीखें और उससे सीख करके उसको कैसे अप्लाई करें, उसमें कैसे सुधार करें या कुछ अपने में सुधार करें। ये बात एक IIM अहमदाबाद में जो मैंने पाई, जो कि एक तरह से इंटरनलाइज हुई मेरे अंदर, उसका मुझे लगता है कि व्यक्तित्व को परिवर्तित करता है। हाँ, उसने मुझे लगता है कि बहुत प्रभावित किया है। अब सीधे आते हैं आपके ब्यूरोक्रेसी में आने की बात। जी, आपने जो IIT की पढ़ाई की, IIM की पढ़ाई की, और जो प्रशासनिक सेवा में आए, वो सारा अपना ज्ञान और अपना अनुभव कितना प्रभावी हुआ आपके प्रशासनिक कार्य में? देखिए, जो ज्ञान है वो दो स्तर पर मैं उसको समझता हूँ। एक तो ये है कि जो कि सोच के स्तर पर होता है। आप IIT में जाते हैं, IIM में जाते हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या साइकोलॉजी पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो एक तो ज्ञान है जो कि उस डोमेन का है। आई लर्न अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
और एक ज्ञान है जो आप दूसरों से इंटरैक्ट करके सोचते हैं, अपना स्वयं का एक बौद्धिक विकास या समाज को समझना या समाज को क्या समस्या है उसकी कैसे एनालिसिस की जाए। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ज्ञान की बात है, जो डोमेन नॉलेज है, तो आईआईटी कानपुर की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मेरी डोमेन नॉलेज थी, उस डोमेन नॉलेज का मैंने सीधा, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत इस्तेमाल हुआ। लेकिन उस डोमेन नॉलेज को प्राप्त करने के लिए जो मेथडोलॉजी वहाँ यूज़ होती थी, एक तरह से साइंटिफिक तरीके से सोचना, किसी भी चीज़ को सोचने के लिए ये समझना कि कौन सी चीज़ किसको प्रभावित करती है। आप यहाँ से वोल्टेज देते हैं तो यहाँ करंट कैसे पहुँचती है, मतलब उसके प्रोसेस को समझना एक साइंटिफिक तरीके से लगता है में उस परिवर्तित करता है। वो सोच का मुझे लगता है कि प्रशासनिक में सेवा में मुझे काफ़ी एक मेरा नज़रिया उस तरह से बना, उसका शायद मुझे लाभ भी मिला। और आईएम का, और आईएम में जो एक सारे डिफरेंट टाइप के व्यू पॉइंट्स को एसिमुलेट करने की एबिलिटी, कि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, आप ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं, सारी बातों को ध्यान देकर के निर्णय, क्योंकि उन सब लोगों के बैकग्राउंड अलग हैं, सबके अनुभव अलग हैं, उन सब अनुभवों को जो आपने बताया सबसे सीखने का माहौल से, तो आप कैसे उसको एसिमुलेट करें और कैसे उसको सोचें कि अच्छा ये जो बातें सारी हैं इसको सबको मिला करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से आता हूँ कि इसके बाद शुभेंदु जी, आप इतने सब करने के बाद आप आगे ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ाई करने पहले अमेरिका चले गए, तो ये कहाँ से बात आई? तो ये बात मुझे लगता है कि मेरे अंदर से, मुझे याद आता है कि जब मैं आईआईएम करने के बाद आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो मेरे सहपाठी थे उस समय आईएएस में की तैयारी करना दुर्लभ तो नहीं था, लेकिन कम लोग करते थे। मेरे बैच से शायद 3-4 लोग ही तैयारी करने की उसमें सोचते थे कि ये करना चाहिए। तो लोग कहते थे कि ये क्यों तुम मतलब करना चाहते हो, तो मैं कहता था कि ये बहुत अच्छी नौकरी है, क्योंकि मैं आगे जाकर के इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये निर्णय आपने पहले ले लिया? नहीं, निर्णय तो नहीं ले लिया था, लेकिन सोच थी मेरी, सोच थी। क्योंकि मैं आईआईएम अहमदाबाद में भी इकोनॉमिक्स में, आईआईटी में भी मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, रुचि थी। एक छोटा सा सवाल यहाँ करूँगा कि ये अक्सर देखने को मिल रहा है कि आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद इकोनॉमिक्स में लोग काफ़ी स्पेशलाइज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। रघुराम राजन जी एक अच्छे एग्जाम्पल हैं, और भी लोग हैं। हाँ, अभी भी इसका कारण क्या मानते हैं? ये कारण क्या मानते हैं? गवर्नर बने। इसका कारण ये है कि आज की जो इकोनॉमिक्स जो थ्योरेटिकल लेवल पे कटिंग एज पर है, दैट एक्चुअली इज़ हाईली मैथमेटिकल। आपको आश्चर्य होगा कि जो मेरा पीएचडी करने का कोहॉर्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, जहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, हम लोगों के कोहॉर्ट में 50% इंजीनियर्स थे। और मुझे लगता है कि हार्डली लेस देन 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया हुआ था। आपका विषय क्या था पीएचडी का? पीएचडी का मेरा विषय था पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्राइवेटाइजेशन की, और मेरा पीएचडी के समय एक क्वेश्चन मार्क था कि कंट्रीज़ आर डूइंग प्राइवेटाइजेशन, लेकिन ये पार्शियल प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। जैसे आप देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी भी गवर्नमेंट की इक्विटी मुझे लगता है 75% या 80% है। कल मेरी कोल इंडिया में बात हो रही थी, वहाँ पे भी करीब 80% इक्विटी अभी भी गवर्नमेंट के पास है। सो अगर प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात है तो फिर सरकार 100% प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं करती है। तो मैं इस प्रश्न को पॉलिटिकल इकोनॉमी के एंगल से अध्ययन कर रहा था, वो मेरा टॉपिक था पीएचडी में। सो अब मैं अगर वापस जाऊँ तो इकोनॉमिक्स और पीएचडी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में आज के दिन में बहुत ही गहरा रिश्ता हो गया है। कोई भी व्यक्ति आज के दिन में पीएचडी इकोनॉमिक्स में अगर करना चाहता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो उसकी ट्रेनिंग मैथ्स में बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा शुभेंदु जी, ये बताइए शुभेंदु जी कि ये जो सारा आपका अनुभव रहा, मैं फिर से उसको फ्रेम करूं कि आपने आईआईटी की, आईएम किया, फिर वहाँ से
इकोनॉमिक्स के पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में आपने पीएचडी की, फिर ये पढ़ाने का निर्णय कैसे लिया आपने? तो ये हुआ कि 2005 में मैं 2000 में गया पीएचडी करने के लिए। मैं भी गया, मृदुला जो मेरी पत्नी हैं और जो आईएएस ऑफिसर हैं, हम दोनों लोगों ने छुट्टी ली। हम लोगों की एक छोटी बेटी है ऐश्वर्या, वो भी, हम तीनों लोग गए कि हम लोग जाएंगे। और उस समय आइडिया ये था कि हम लोग यूएस जाएंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे, नई बातें सीखेंगे और वापस लौट के आ जाएंगे। और वही हुआ भी। हम लोग 2005 में वापस लौट कर आए। उस समय तक बिहार से हट करके झारखंड बन गया था। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सरकार में काम शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उस समय मेरे मन में ये बात, शायद मेरे वहाँ के अनुभव से या वहाँ की चीज़ें देख करके, कहीं से मुझे वो एक वैक्यूम सा लगता था कि यहाँ पे उस तरह का माहौल नहीं मिल रहा है जहाँ पे मैं कुछ सोच सकूं या कुछ कह सकूं। ब्यूरोक्रेसी में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कशन का स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का एम रहता है भाई एक्शन, काम हुआ कि नहीं हुआ, सोचा कि नहीं सोचा, उसकी ज़्यादा बात नहीं होती है। आपने जो हाँ पीएचडी के दरमियान जो अनुभव किया था और पढ़ाई की थी, जो सोचा था, उसका बहुत ज़्यादा आपको उपयोग यहाँ नहीं लगा? नहीं, उसका मुझे नहीं लगता कि उसका उपयोग मेरे मन में था, लेकिन वो एक जो एटमॉस्फेयर था, हाँ, एक सोच, एक वातावरण, जो एक मुझे लगता था कि कोई भी काम अगर हम इतना बड़ा कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोगों को सोचना चाहिए, उस पर रिसर्च करनी चाहिए कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। मुझे लगता था कि सरकार की इतनी योजनाएं हैं। जब से मैंने शुरू किया था 1984 में, जब आईएएस में, उस समय बहुत अलग तरह की योजनाएं चलती थीं। एक आईआरडीपी योजना चलती थी, बाद में वो योजना ख़त्म हो गई। मुझे लगता था कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि आईआरडीपी में क्यों फेलियर हुआ। हम वो सोच उतनी बाद में उस पर उतनी चर्चाएं यहाँ नहीं होती हैं। एक योजना बनती है, लोग कहते हैं ये फेल कर गई, दूसरी योजना बना रहे हैं। अभी आप पढ़ा रहे हैं फ्लोरिडा में बिजनेस इकोनॉमिक्स में, यहाँ समझता, तो इतना सारा अनुभव हुआ, मैं आपको वापस फिर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश लाता हूँ। आपने इतनी सारी पढ़ाई की और मुझे लगता है कि आपके जैसे हज़ारों लोग हैं हमारे देश के जो बहुत ज़्यादा विषयकता हासिल करके पूरी दुनिया में लोगों को पढ़ा रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको लगता है कि आपके ये सारे अनुभव और आपने जो सीखा, अध्ययन किया, यहाँ के लिए उस जानकारी के बाद कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जा सकता था, कुछ उपयोग हो सकता था? अब हो सकता था कि नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। शायद हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन कुछ मैं आपको अपने 2-3 अनुभव बताना चाहता हूँ। ज़रूर। तो जब हम लोग 5 साल तक वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, नई नई चीज़ों की पढ़ाई कर रहे थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हमने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, लोगों से सेमिनार में किया, पेपर्स लिखे, सब कुछ हुआ। तो मुझे एक चीज़ लगती थी कि हम झारखंड जा रहे हैं, कम से कम कोई तो हमसे पूछेगा कि भाई तुमने 5 साल क्या किया, क्या सीखा। अगर उसको लगेगा कि उसकी कोई वैल्यू है तो ज़रूर पूछेगा। लेकिन हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी ने चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, मैं अपने मित्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शैक्षणिक माहौल से भी कहीं ये बात नहीं आई, कहीं से ये बात लोगों ने मुझसे नहीं पूछी, ना सरकार में ना सरकार के बाहर, कि आप लोगों ने 5 साल क्या सीखा, आप लोगों ने 5 साल में कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम लोग यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, या उसका आप कैसे सोचते हैं कि उपयोग होना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, क्योंकि यूएस यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई 6 महीने के सबैटिकल के लिए भी बाहर जाता है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो जब लौट के आता है तो पहला काम यही होता है कि वो 1 दिन का सेमिनार देता है। अच्छा, वो 1 दिन बैठ करके सबके साथ अपने अनुभव शेयर करता है कि वहाँ पे क्या रिसर्च चल रही है, वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, वहाँ पे क्या अच्छी चीज़ है, क्या हम लोग वहाँ से सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत छोटे उसमें मुझे लगा कि जानकारी का आदान प्रदान होता है ताकि बाकी लोग भी संभावनाएं तलाश करें, सीखें, जानें। तो एक चीज़ तो मुझे लगी कि अगर उसकी वो शायद यहाँ पे लोगों को लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं। दूसरी चीज़ यही कि मुझे ये एक बात ये भी लगती थी कि यहाँ पे
किसी भी स्तर में लोग जिज्ञासा में नहीं है कि अच्छा क्या चीज़ हमको नहीं आती है। शुभेंदु जी, आप बचपन में सुनते होंगे भारतवर्ष तो इसी जिज्ञासा के लिए विख्यात रहा है पूरे विश्व में, वही चीज़ आपको नज़र नहीं मुझे मिसिंग लगती थी। हो सकता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये मिसिंग लगता था कि लोगों में ये जिज्ञासा नहीं है कि आपने क्या किया, कैसे होता है, वहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है, क्यों चलती है ऐसी व्यवस्था। एक ही चीज़ लोग पूछते थे कि अच्छा तो भारत कितने साल के अंदर यूएस के बराबर हो जाएगा। तो मुझे लगा कि ये तो मैं कोई लॉटरी तो नहीं, मुझे क्या पता कि भाई मतलब बहुत ही अब इस प्रश्न का कोई उत्तर या कोई मैं कहूँ कि 10 साल में, कोई कहे 20 साल में, तो अब कैसे पता लगेगा कि कितने साल में होगा या कभी होगा कि नहीं होगा, या हो सकता है हम उनसे बेहतर हो जाएं, ऐसी भी संभावना है। तो ये एक चीज़ मुझे लगी यहाँ पे कि अगर मैं अपना जो मेरी सोच है उसका लोगों को, मतलब ठीक है मैं अच्छा अपना जो भी ऑफिसर हूँ, अपना जिस विभाग में मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में सचिव था, JACB में चेयरमैन के पद पे भी कुछ दिन रहा, मेंबर के पद पर था, तो वहाँ पे जो कुछ भी उस व्यवस्था में मैं कर रहा था वो अपनी सोच से कर रहा था। लेकिन मुझे लगता था कि इसका पूरी व्यवस्था पे कोई परिवर्तन होगा या बाकी सारे आपके सहयोगियों को आप उतना प्रभावित नहीं कर पाए, आपका ये कहना है। जी हाँ। जो इंटरेक्शन की बात आप कर रहे हैं और चर्चा करके, तो एक व्यवस्था ही वैसी नहीं है कि हो सके। हाँ, वो व्यवस्था ही ऐसी नहीं है जिसमें ये हो कि नई आइडियाज़ को एसिमुलेट। तो शुभेंदु जी, आप मानते हैं कि अब अगर आपकी सलाह की बात करूं कि जो सलाह की बात है और चर्चा की बात है, आपको लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर विकास के लिए आवश्यक है कि लोगों के विचार सुने जाएं और तब कोई निर्णय लिया जाए? लोगों के विचार सुने जाएं, और एक ये विचार सुनना और निर्णय लेने की प्रक्रिया एक प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। हम कोई भी निर्णय सुन के भी लेंगे, उसमें भी कुछ कमियां रह जाएंगी, फिर नई बात सुननी होगी, फिर उसमें निरंतर प्रक्रिया। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। और मैं देखता हूँ कि वहाँ की जो यूएस की हम लोगों की व्यवस्था है, जैसा वहाँ के शैक्षणिक माहौल में और यहाँ में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि वहाँ पे हर स्तर पर ये कोशिश होती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फीडबैक प्राप्त करें कि क्या हम लोग अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं, और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। शुभेंदु जी, आपने बहुत विस्तार से पूरी जानकारी दी, और हम ये ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका जिस सोच के साथ अमेरिका में आप पढ़ा रहे हैं उसका सदुपयोग कभी न कभी भारत में भी हो। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इस सारी उपलब्धियों के बाद भी कुछ भारत भी आपसे उम्मीद करेगा और करता रहेगा। तो अपनी सोच से, अपने लेखन से, अपने ज्ञान से आप भारत को भी कुछ फ़ायदा दिलवा सकें जहां मूलतः आपकी मिट्टी है। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे ये अवसर दिया अपनी बात रखने का। और मैं बिल्कुल भारत से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ अपने रिसर्च वगैरह, इंडिया इज़ वन ऑफ माय फोकस एरियाज़, और मैं उसके लिए पूरी कोशिश करता रहूँगा कि देश को वापस कर सकूं जो देश ने मुझे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।